नमस्कार आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। मैं आप सभी का प्यारा सा एजुकेटर बिलाल और हम लोग अपनी आज की इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर को आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। मुख्य तौर पर हम लोग अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ डिस्कशन करते हुए हम लोग आप सभी के सामने जो आपका राजनीतिक विज्ञान या फिर हम लोग जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग मुख्य तौर पर पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, उससे संबंधित एक हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका हमारी आज की इस क्लास में लेक्चर नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोग इस चैप्टर से संबंधित लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 को आप सभी के सामने डिस्कस कर चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों ने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग आप सभी के समक्ष लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण। हम उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखा है वही मुख्य तौर पर हमारे लेक्चर नंबर 3 को देख रहे हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्ट लेक्चर 3 को देख रहे हैं, पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखिए ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सरलता के साथ समझ सकें। शुरुआत करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम क्या पढ़ेंगे। हम लोग अपनी आज की इस क्लास में संविधान का दर्शन, है ना, हमारा जो भारत का संविधान है आखिर इसके अंदर है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे जो अलग अलग संस्थाएं हैं या फिर भारत की सरकार की जो अलग अलग बड़े बड़े आप देखते हैं कि ऑफिसेस हैं, विधायिका हुई, कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई, ये किस तरीके से शासन करती है और ये किस तरीके से संविधान ने इनको शक्तियां दी हैं, इसको हम लोग आपके समक्ष समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जल्दी से क्विकली जो भी अब तक हमने लेक्चर नंबर 1 में और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कशन किया है उसको समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले आप सभी के साथ संविधान, ये जो हमारा शब्द रहा था, इसको आप सभी के सामने रखा था। और संविधान से हम लोगों को क्या पता है दोस्तों कि ये एक प्रकार की पुस्तक होती है या फिर हम लोग इसे एक प्रकार की किताब के तौर पर पुकारते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपके स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, ऐसे ही आप देखते हैं कि देश को चलाने के जितने भी नियम होते हैं वो इस पुस्तक के अंतर्गत रख दिए जाते हैं और इसी पुस्तक को हम लोग संविधान कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आप सभी के साथ एक देश के बारे में डिस्कशन किया था जिसे हम लोग दक्षिण अफ्रीका के नाम से पुकार रहे थे। और आप सभी को पता है कि अफ्रीका के अंतर्गत साउथ साइड में, दक्षिण साइड में यह देश पड़ता है और इसीलिए इस देश को दक्षिण अफ्रीका कहा गया। जैसे हमारा प्यारा भारत आप देखते हैं कि अंग्रेजों का गुलाम रहा था, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका भी गुलाम हुआ करता था। किसका दोस्तों? आप देखते हैं कि यूरोप के अलग अलग देशों का। और मुख्य तौर पर जो ब्रिटेन के लोग थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, इस देश पर भी शासन किया हुआ था। अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत शासन तो किया लेकिन उन लोगों ने यहां पर एक अलग प्रकार की नीति को अपनाया जिसे कहा जाता है रंग भेद की नीति। जैसे भारत में अंग्रेजों ने शासन करने के लिए डिवाइड और रूल यानी कि फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में शासन करने के लिए अंग्रेजों ने रंग भेद की नीति को अपनाया। रंग भेद की नीति क्या है कि मुख्य तौर पर दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत जो रहने वाले लोग थे वो अधिकतर कैसे दिखते थे दोस्तों? वो अधिकतर अश्वेत दिखते थे। अश्वेत का मतलब उनका रंग आप देखते थे कि काला हुआ करता था, है ना। और जो ये यूरोप से आए हुए देश के लोग थे, अंग्रेज थे, ये कैसे थे दोस्तों? आप देखते हैं कि ये लोग श्वेत थे, यानी कि आप देखते हैं कि ये लोग गोरे रंग के थे। तो अंग्रेज रंग के आधार पर, स्किन की कलर के आधार पर, त्वचा के आधार पर आप देखते थे कि उनके साथ भेदभाव करते थे। उन्हीं के देशों में उनको कोई अधिकार नहीं देते थे, उनको बहुत ज्यादा हीन भावना के साथ रखा जाता था। और इसी बात को लेकर आप लोग देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत अश्वेतों के एक नेता आते हैं और वो मुख्य तौर पर अंग्रेजों को अपने यहां से भगाने की बात करते हैं, जिनका नाम हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? जिनको नेल्सन मंडेला के नाम से पुकारा जाता है। नेल्सन मंडेला जी को अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। लगभग 26 सालों तक इनको रॉबन आइलैंड पर रखा जाता है। वहीं से ये अपने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत लंबी एक लड़ाई चलती है और उसके बाद फिर 90 के दशक के आसपास आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका को आजादी मिल जाती है और फिर दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनता है जिसमें देश के शासन में सबको शामिल किया जाता है। ये तो हमने मुख्य तौर पर संविधान क्या है और दक्षिण अफ्रीका का जो देश था उसकी किस तरीके से कहानी रही थी उसको डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ देखा था कि भारत के संदर्भ में, हमारा जो प्यारा भारत है, वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि संविधान को बनाने की या फिर संविधान को निर्मित करने की बात की गई। जैसे आप देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में लोगों ने अपने संविधान को निर्मित किया और अपने देश में सबको एक साथ लेकर आए। देश के अंतर्गत किसी भी आधार पर जो भेदभाव होता था उसे समाप्त किया। भारत में जब अंग्रेज लोग शासन कर रहे थे तो उसी समय से भारत के लोगों को समझ में आ गया था कि हमें जब भी आजादी मिलेगी
सबसे पहली बात, हम लोग अपने देश के अंतर्गत क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपने देश के अंदर लोकतंत्र को लेकर आएंगे। और ये जो हमारा लोकतंत्र होगा क्या दोस्तों, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों का शासन, देश में किसी राजा का शासन नहीं रहेगा। जब अंग्रेज चले जाएंगे तो देश के लोगों का ही क्या होगा, शासन होगा। देश के अंतर्गत चुनाव होंगे और देश के अंतर्गत ये जो चुनी हुई जनता होगी वही अपने देश को चलाएगी। और उसी के साथ साथ ये भी समझ में आ गया था कि भारत जैसे इतने बड़े देश को चलाने के लिए हमें नियमों की जरूरत होगी, हमें संविधान की जरूरत होगी। और भारत में संविधान निर्मित करने से संबंधित जो सबसे पहली हमें घटना दिखती है दोस्तों, वो साल 1928 में दिखती है। साल 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं दोस्तों, अपने 8 साथियों के साथ मिलकर भारत के संविधान का सबसे पहला जो प्रारूप था वो तैयार करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि साल 1931 में भी भारत के अंतर्गत जो कांग्रेस पार्टी थी वो भी क्या करती है दोस्तों, एक और प्रकार का क्या करती है, संविधान का डिजाइन तैयार करती है। इन दोनों ही संविधानों में कुछ बातों को रखा गया था जो समान थी। जैसे पूरे भारत के अंतर्गत जब भी हमें आजादी मिलेगी तो हम लोग पूरे भारत में क्या करेंगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रखेंगे, है ना। भारत में क्या रखा जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, यानी कि हर 18 साल से बड़े व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा। इन दोनों ही संविधानों में कहा गया था कि भारत के अंतर्गत सब व्यक्ति को पूरे प्रकार की आजादी मिलेगी, सबको समानता मिलेगी, कानून की नजर में सब समान होंगे और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। फिर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर यही काल अवधि बढ़ते आगे चली जाती है और फिर समय आ जाता है किस चीज का दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि जो समय आता है साल 1946 का। साल 1946 आते आते भारत के अंतर्गत यह तय हो जाता है कि भारत को आजादी मिल जाएगी और अब भारत के संविधान को निर्मित करने के लिए हमें संविधान सभा की जरूरत होती है। संविधान सभा के मुख्य तौर पर एक समूह होता है जो देश के लिए क्या करेगा दोस्तों, संविधान को निर्मित करेगा। और पिछले जो संविधान के 2 आइडियाज दिए गए थे इनकी भी बातों को इस संविधान सभा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान सभा के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि दोस्तों इनकी सबसे पहली मुलाकात या फिर जो मीटिंग होती है वो जुलाई में साल 1946 में होती है। और उसी के बाद आप देखते हैं कि जुलाई 1946 में यहां पर संविधान सभा का चुनाव होता है दोस्तों। और उस चुनाव में हम देखते हैं कि लगभग 299 लोग, पहले 380 के आसपास लोग चुने जाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि ये लोग जो थे इनमें से कुछ पाकिस्तान के पक्ष में चले जाते हैं और फिर वो पाकिस्तान संविधान सभा के भाग बन जाते हैं। भारत के अंतर्गत 299 लोग क्या होते हैं, भारतीय संविधान सभा में चुने जाते हैं। इनका काम होता है कि भारत का संविधान निर्मित किया जाए। और ये क्या करते हैं दोस्तों, दिसंबर के महीने में साल 1946 में मीटिंग करते हैं और इसके अंतर्गत भारत के संविधान को निर्मित करने की ये कोशिश करते हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग संविधानों को पढ़ा जाता है, उन दुनिया के अलग अलग संविधानों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको अपने संविधान में शामिल कर दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान जो भारत का संविधान है वो निर्मित किया जाता है। हम फ्रांस के संविधान से, अंग्रेजों के संविधान से, रशिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, है ना, और हर एक देश के जो बेहतरीन संविधान रहे, आयरलैंड के संविधान से अच्छी अच्छी बातों को शामिल करके अपने देश के संविधान को निर्मित करते हैं। दिसंबर 1946 में संविधान बनने की पहली मीटिंग होती है और उसके बाद आप देखते हैं कि लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद कब दोस्तों, आप देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और हमें पता है कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को इसको लागू करते हैं, है ना। और उसके बाद ये हमारे भारत का संविधान निर्मित हो जाता है। तो अब तक अपने पिछले 2 लेक्चर्स में हमने संविधान क्या होता है वो देखा, दक्षिण अफ्रीका की कहानी को पढ़ा और उसके बाद भारत का संविधान बनने का क्या इतिहास रहा और ये किस तरीके से बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा क्या थी वो हमने डिस्कस की। अब भारत का संविधान है क्या, इसके अंदर मुख्य तौर पर आखिर किन किन बातों को रखा गया है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमें भारत के संविधान में देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, उसको यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला बिंदु आप लोग देख रहे हैं वो है संविधान का दर्शन, यानी कि जब आप संविधान को खोलें, अगर आप भारत के संविधान को देखते हैं तो सबसे पहला पेज, सबसे पहला पन्ना जो है दोस्तों वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं लिखा है भारत का संविधान उद्देशिका, है ना। तो ये है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके सहमत नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। तो एक पूरी आप देखते हैं कि पूरे संविधान का आप क्या देखते हैं कि एक प्रकार से निचोड़ इस पहले पेज पर हमें देखने को मिल जाता है।
तो भारत के संविधान के दर्शन को समझने के लिए अगर आपको पूरे के पूरे भारत के संविधान को समझना है तो मुख्य तौर पर आपको क्या करना होगा, भारत की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका को समझना होगा। कि अगर आप पूरे भारत के संविधान को जानना चाहते हैं तो उसको समझने का सबसे सरल तरीका है कि आप भारत के संविधान का जो सबसे पहला पेज है जहां पर इसकी प्रस्तावना, प्रेम्बल या फिर उद्देशिका दी गई है, जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, आप पूरे भारत के संविधान को समझ लेते हैं। और भारत के संविधान की प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और हम भी पूरे भारत के संविधान को समझने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी उद्देशिका है इसको देखेंगे। आपकी जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके अंतर्गत भी आप देखते हैं दोस्तों कि आपके शुरुआती पन्नों में आपको भारत की संविधान की उद्देशिका देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारा संविधान की उद्देशिका या फिर जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत कैसे होती है दोस्तों, सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग। अब इसका तात्पर्य क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है। इस कथन का मतलब है कि संविधान को किसी राजा या फिर किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाया। तो ये जो लाइन जो भारत के संविधान के संदर्भ में शुरू हो रही है, हम भारत के लोग, ये इस प्रकार से हमें बता रही है कि भारत का ये जो संविधान है ये भारत के किसी बाहरी व्यक्ति ने, किसी अंग्रेज ने ऑर्डर नहीं दिया या फिर किसी राजा विशेष के द्वारा भारत के संविधान को निर्मित नहीं किया गया, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा ही आप देखते हैं कि संविधान को निर्मित किया गया है ना। आप देखते हैं कि इसे भारत के लोगों के प्रतिनिधियों ने, आप सभी को पता है ना कि 299 लोग जो चुने गए थे जो भारतीय संविधान सभा में थे, उन लोगों के द्वारा क्या किया गया है दोस्तों, इसको तैयार किया गया है। तो हम भारत के लोग मतलब क्या हुआ कि संविधान सभा के वो जो 299 लोग रहे थे, जो भारत के आप देखते हैं कि अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों, अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधित्व के तौर पर शामिल किए गए थे, उन्हीं के द्वारा इस संविधान को निर्मित किया गया था। तो हम भारत के लोग ये बता रहा है हमें कि भारत का संविधान किसी बाहरी शक्ति के द्वारा या फिर किसी राजा विशेष के द्वारा नहीं बना, बल्कि भारत की जनता के जो प्रतिनिधित्व रहे हैं, जो प्रतिनिधि करने वाले लोग रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इस संविधान को निर्मित किया गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम भारत के लोगों के बाद हमें जो एक महत्वपूर्ण शब्द दिखता है वो क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। भैया जी, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो है वो एक स्वतंत्र देश है, कि भारत अब एक आजाद देश है। भारत का संविधान हमें यह बताता है कि भारत एक आजाद देश है और कोई भी बाहरी शक्ति भारत पर अपना हुक्म नहीं चला सकती। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया हुआ था, तो हमारी प्रस्तावना हमें यह बताती है कि भारत एक सॉवरेंट कंट्री है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न कंट्री है। भारत के अंतर्गत किसी दूसरे देश का जो बाहर से है वो भारत के अंदर क्या नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता, ना ही शासन कर सकता है। और भारत पूरे तौर पर आपको एक आजाद देश दिखता है। यहां पर ये याद रखने वाली बात है कि अंग्रेजों ने क्या कहा था, अंग्रेजों ने ना भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात की थी। डोमिनियन स्टेट बनाने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि साल 1929 में अंग्रेजों ने ये कहा था कि भारत के लोग जब आजादी की मांग कर रहे थे कि भाई हमें आजादी दे दीजिए, हमें आजादी दे दीजिए, तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जब भारत के लोग आजादी की मांग कर रहे थे तो क्या किया गया था, तो अंग्रेजों ने क्या कहा था कि हम तुम्हें पूरी आजादी नहीं देंगे, हम तुम्हें थोड़ी आजादी दे देंगे, यानी कि तुम्हें छोटे मोटे कानून बनाने हैं वो बना लो, लेकिन तुम्हारे देश पर पूरा शासन हमारा ही रहेगा। इसे ही डोमिनियन स्टेट कहा था, है ना। आप देखते हैं कि जो डोमिनियन स्टेट था इस बात को भी नकारने की बात हमारा ये प्रभुत्व संपन्न कहता है। डोमिनियन स्टेट क्या था, साल 1929 के आसपास जब भारत के लोग बड़े स्तर पर आजादी की मांग कर रहे थे, अंग्रेजों ने कहा कि भाई आजादी तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ तुम्हें थोड़ी बहुत छूट दे देंगे, तुम्हें कानून बनाना है तो अपने आप बना लो, लेकिन इस देश पर हमारा ही शासन होगा। ये था डोमिनियन स्टेट करने की बात। लेकिन भारत का ये जो आप देखते हैं कि हमारे संविधान की उद्देशिका या फिर प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न शब्द है, ये हमें ये बताता है कि भारत एक आजाद देश है, कोई बाहरी देश हम पर शासन नहीं करता, और ना ही भारत एक डोमिनियन स्टेट है, यानी कि किसी दूसरे देश का शासन हमारे देश के ऊपर आप देखते हैं कि पूरे तौर पर बिल्कुल नहीं छाया हुआ है, ये हमें देखता है। अच्छा, संविधान सभा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है ना, कि भारत को क्या दिया गया दोस्तों, कि मुख्य तौर पर भारत के अंतर्गत यह बताया गया कि भारत पूरे तौर पर क्या है, एक आजाद देश है और भारत के संदर्भ में किसी दूसरे देश पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं दिखता। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक और शब्द भारत के संविधान के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। तो अब तक हमने किन किन चीजों को देखा, हमने मुख्य तौर पर भारत के लोग इसको समझा, और उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को समझा। फिर इसके बाद यहां पर एक शब्द आएगा दोस्तों समाजवादी। ये क्या है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
समाजवादी शब्द ये जो भारत की प्रस्तावना में हमें दिखता है, इसका अर्थ क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत का जो समाजवाद है वो विभिन्न कम्युनिस्ट देशों के समाजवाद से बिल्कुल अलग है। समाजवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? समाजवाद का मतलब है कि मुख्य तौर पर देश के अंदर जो भी सरकार होगी वो क्या करेगी, देश के अंदर जो भी सरकार होगी वो देश के लोगों की क्या करेगी, भलाई या फिर उनके कल्याण के लिए काम करेगी, और देश की सरकार हर एक चीज पर अपना कब्जा रखेगी। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर हम देखते हैं कि समाजवादी सरकारें हुआ करती थी, जैसे रूस, जिसे हम लोग सोवियत संघ कहते थे, वहां पर समाजवादी सरकार थी और सरकार हर एक चीज पर कब्जा रखती थी। सरकार ही बताती थी कि इस बाजार में कितने साबुन बनेंगे, कितना पैसा होगा, और व्यापारी फिर उसी हिसाब से चीजों को बनाते थे। लेकिन भारत के अंतर्गत जो समाजवाद को रखा गया है वो दुनिया के अलग अलग समाजवादी देशों या फिर कम्युनिस्ट देशों से पूरे तौर पर अलग है। भारत की जो समाजवादी विचारधारा है उसमें क्या किया गया है दोस्तों, ये जो समाज है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संपत्ति अर्जित करने या फिर उसे समान रूप से समाज में बांटने के बारे में ये कहा गया है कि मुख्य तौर पर भारत के अंतर्गत जो हमारा देश होगा इसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो सामाजिक विभिन्नता हमें देखने को मिलती है कि अमीर और गरीब का जो अंतर है उसे सरकार क्या करेगी, मुख्य तौर पर कम करने की कोशिश करेगी। और आर्थिक असमानता है ना कि लोग अमीर और गरीबी के तौर पर बटे हुए हैं, इसको आप देखते हैं कि पूरे तौर पर कम करेगी सरकार। देखते हैं कि जो लोगों के पास भूमि नहीं है, जो हमारे भूमिहीन किसान हैं, उनको क्या करेगी, भूमि प्रोवाइड कराएगी ताकि वो खेती वेती कर सकें और अपनी आजीविका को प्राप्त कर सकें। तो भारत का आप देखते हैं कि भारत एक समाजवादी देश भी है, यानी कि भारत की सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है, लोगों में जो अमीर गरीब का अंतर है उसे कम करती है, उसी के साथ जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन प्रोवाइड कराती है, लोगों के साथ सामाजिक तौर पर सबको साथ लेकर चलने की बात भारत का ये संविधान और भारत के संविधान की प्रस्तावना हमें बताती है। उसके बाद जो अगला शब्द हमें देखने को मिलता है भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत दोस्तों, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं दोस्तों, पंथ निरपेक्ष, या फिर जिसे हम लोग धर्म निरपेक्ष के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पंथ निरपेक्ष कह लीजिए या फिर इसे आप धर्म निरपेक्ष कह लीजिए, एक ही शब्द है। ठीक है, अब ये है क्या, इसे समझने की कोशिश करें। देखिए यहां पर लिखा है धर्म निरपेक्ष, जिसे हम लोग पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। इसका मतलब है कि भारत के अंतर्गत किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं दी गई, यानी कि भारत देश का कोई भी धर्म नहीं है, भारत देश या फिर भारत की सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जो वहां का ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है वहां का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो इस्लाम है ना। ऐसे ही आप देखते हैं कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ का जो एक धर्म होता है उसे लेके चलते हैं। लेकिन भारत में क्योंकि भिन्न भिन्न धर्म है और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात थी, तो इसीलिए ये कहा गया कि भारत के अंतर्गत मौजूद जितने भी हमारे धर्म है ये भारत के कानून की नजर में पूरे तौर पर क्या है, समान है। भारत में किसी भी धर्म को स्पेशल अधिकार नहीं दिए गए। तो जो हमारे देश के अंदर सरकार होगी वो किसी भी धर्म को विशेष धर्म का दर्जा नहीं देगी। सरकार सभी धर्मों का क्या करेगी, सम्मान करेगी और सभी धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का मौका देगी। तो भारत के संविधान की यह सबसे खूबसूरत बात आपको दिखती है दोस्तों। हम भारत के लोग इसके अर्थ को समझा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस शब्द को समझा, और उसके बाद पंथ निरपेक्ष यानी कि एक धर्म निरपेक्ष हमारा देश है जहां पर सभी को समान माना जाता है। अब इसके बाद यहां पर अगर आप लोग देखें दोस्तों, लिखा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या है, इसको हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि भारत के अंतर्गत जो शासन होगा वो मुख्य तौर पर कैसा होगा, वो भारत की जनता के द्वारा होगा। भारत में हर एक व्यक्ति जो 18 साल से बड़ा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा से आए, उसे क्या करना होगा दोस्तों, वो अपने देश में चुनाव में भाग लेगा और वो अपने नेता लोगों को चुनेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी हां, हमारे देश के अंदर भैया जी डेमोक्रेसी है। हमारे देश में देश के शासन को चलाने के लिए हर 18 साल से बड़ा व्यक्ति वोट देता है, हमारे नेता लोग चुने जाते हैं और वही लोग क्या करते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ये जो हमारे नेता लोग होते हैं जिनको जनता चुनती है, आप इन नेता लोगों से सवाल पूछेंगे और इनको जवाब देना होगा। तो भारत के लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो मुख्य तौर पर अपने क्या देखते हैं दोस्तों, अपने शासक या फिर आप देखते हैं कि अपने नेता लोगों को चुनेंगे और ये नेता लोग देश के विकास के लिए फिर काम करते हैं, है ना। और मुख्य तौर पर सभी लोग जो देश के अंतर्गत रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति, भाषा, धर्म, समुदाय से आए, वो देश के चुनाव में भाग ले सकते हैं। वो खुद नेता बन सकते हैं या फिर किसी और को नेता बनने का मौका दे सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ रहा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो हमारा भारत के संविधान की उद्देशिका रही थी, आगे को देखते हैं। इसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य को देख लिया, इसके बाद हमें दिखती है दोस्तों न्याय, स्वतंत्रता, समानता। इन शब्दों को अब हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इनका अर्थ यहां पर क्या है। ठीक है,
तो हम लोग यहां पर देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान की उद्देशिका में हमें एक और शब्द देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है गणराज्य, कि भारत एक रिपब्लिक है ना। गणराज्य, भारत एक रिपब्लिक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब है कि भारत जो है उस पर जो शासन करता है, भारत का जो हेड होगा, भारत देश का जो मुखिया होगा, जो प्रथम नागरिक होगा भारत का, वो किसी परिवार से नहीं आता है ना, वो किसी परिवार से या फिर आप देखते हैं किसी राजा के खानदान से नहीं आता, बल्कि मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि लोगों के द्वारा ही चयनित करके भेजा जाता है। तो भारत में जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत का सबसे पहला नागरिक होता है, और ये किसी एक परिवार विशेष से नहीं आया कि एक बार अगर कोई राष्ट्रपति बन गया तो उसी का बेटा, उसी की फैमिली बार बार आती रहेगी। तो गणराज्य का मतलब मुख्य तौर पर ऐसा होता है कि जो किसी देश का हेड होगा वो किसी राज परिवार से नहीं आता, बल्कि आप देखते हैं कि वो मुख्य तौर पर चुनकर आया हुआ होता है। और भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, उनका चुनाव कैसे होता है वो आप सभी को पता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम लोग अपने नेता लोगों को चुनते हैं। नेता लोग कौन से नेता लोग? हम लोग लोकसभा के एमपीज चुनते हैं, जिन्हें हम लोग सांसद कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी अलग अलग जो हमारी विधानसभा होती है उसके विधायक लोगों को चुनते हैं, है ना, जो हमारे एमएलए होते हैं। तो भारत में जनता सांसदों को चुनती है या फिर एमएलए विधायक को चुनती है। ये सांसद और विधायक मिलकर क्या करते हैं? फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं, है ना। तो ये जो राष्ट्रपति हैं ये भी किसी एक विशेष परिवार से नहीं आते, किसी खानदान विशेष से नहीं आते। तो भारत एक गणराज्य वाला भी देश है। क्यों? क्योंकि भारत का जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो भारत का मुखिया है, वो किसी एक परिवार विशेष से नहीं आया है, इसीलिए। उसके बाद भारत के अंदर न्याय की व्यवस्था है, यानी कि भारत का कानून, किसी भी जाति से आप हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी भाषा से आप बोलने वाले हो, अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको वही सजा मिलेगी जो एक अमीर से अमीर व्यक्ति को मिलेगी। तो कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो, कोई अमीर से गरीब व्यक्ति हो, कानून की नजर में सबको समान माना गया है। और कानून की नजर में आप लोग देखते हैं कि कानून सबके लिए पूरे तौर पर समान होगा और आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव भारत के अंतर्गत नहीं होगा। जो हमारे देश की सरकार होगी वो देश के जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके कल्याण यानी कि उनके जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत सारे काम करेगी। और जो सामाजिक असमानता है कि लोगों को पिछड़ा माना जाता है, गरीब माना जाता है, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। भारत के संविधान में स्वतंत्रता की भी बात की गई है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? कि भारत के अंतर्गत जो हमारे नागरिक लोग हैं वो क्या है दोस्तों? वो पूरे तौर पर आजाद है, पूरी स्वतंत्रता उनको दी गई है। वो जहां पर जाना चाहें वो जा सकते हैं, जिस तरीके से जीवन गुजारना चाहें जीवन गुजार सकते हैं, शादी करना चाहें शादी कर सकते हैं, जीवन जैसे गुजारना चाहें वैसे वो जीवन अपना गुजार सकते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि भारत के संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को समानता भी दी है, यानी कि कानून की नजर में भारत का हर नागरिक क्या है? वो एक दूसरे से बिल्कुल समान है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई हम भारत के अंतर्गत ऊंचे हैं या फिर हमारा समूह ऊंचा है। हर नागरिक को क्या दिया गया है? सरकार सामाजिक और आर्थिक तौर पर क्या करती है? आगे बढ़ने का मौका देती है और कानून की नजर में सबको समान माना गया है। ऊंच नीच जात पात ये जो आप देखते हैं कि जो मतभेद होता था वो देश में संविधान बनने के बाद पूरे तौर पर खत्म किया गया। और बंधुत्व का मतलब क्या है? कि भैया जी भारत के अंदर का जो रहने वाले लोग हैं हम आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी संस्कृति को मानने वाले हो, लेकिन है तो आप और हम भारतीय ही। तो यही बात आप देखते हैं कि भारत का संविधान भी कहता है कि आप सभी लोग बंधुत्व से जुड़े हुए हैं, यानी कि ब्रदरहुड से जुड़े हुए हैं। आप सभी एक दूसरे के भाई हैं और इसी भावना को आपको लेकर आगे चलना है। अच्छा, मुख्य तौर पर तो ये आप क्या देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो संविधान रहा उसको समझने के लिए हमने संविधान की उद्देशिका को पढ़ा और उसके अंतर्गत जो मोटे मोटे शब्द रहे उनकी किस तरीके से व्याख्या की गई है उसको हमने आपके समक्ष रखा। आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, और यहां से हम लोग कुछ और चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि संस्थाओं का स्वरूप। भारत का जो संविधान है, भारत का ये जो हमारा संविधान हमें दिखता है दोस्तों, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर केवल मूल्य और दर्शनों की किताब भर नहीं है। ऐसा नहीं कि बस इसमें बातें लिख दी गई हैं कि सब समान है, सबको आजादी दे दी, सिर्फ कहने की बातें नहीं है। आप देखते हैं कि जितनी भी बातें भारत के संविधान में लिखी गई हैं इनको वास्तविकता में क्या किया जाता है दोस्तों? सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के संविधान में क्या किया गया है? जो देश को चलाने की सत्ता या फिर जो पावर है वो अलग अलग चीजों में बांटी गई है ना। देश सही तरीके से चल सके इसलिए भारत के संविधान में क्या किया गया है? हम देखते हैं कि हमारे पास विधायिका है जो देश को क्या करती है? देश के लिए कानूनों को बनाती है। हमारे पास कार्यपालिका है जो देश में बनाए हुए कानून है उनको लागू करती है। हमारे पास न्यायपालिका है जो अगर कानून नहीं मानता तो उनको सजा देती है। तो संविधान में नियम बने हुए हैं, अब इन नियमों को लागू करना, जनता तक पहुंचाना, इसके लिए भी हमारे पास ये 3 अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, ऑफिसेस बने हुए हैं जो मुख्य तौर पर क्या करते हैं? देश के अंतर्गत हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित करते हैं और देश के अंतर्गत लोगों में प्रेम की भावना को
प्रदत्त करते हैं। तो दोस्तों यहां तक तो हमने मुख्य तौर पर आपके साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपकी मोटी मोटी बातें रही थी उसको डिस्कस किया। अब इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर के अंतर्गत पूछे जाते हैं उनको एक एक कर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है ना आपसे दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव आ रहा था। संविधान निर्मित करने की बात जब दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आ रही थी तो वहां पर एक प्रकार का बहुत बड़ा मतभेद दिख रहा था। चार ऑप्शंस आपके सामने है कि दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों के बीच में कुछ लड़ाई हुई थी, स्त्री पुरुषों का मतभेद था, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का मतलब था, रंगीन चमड़े वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का आप देखते हैं कि मतभेद था। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो ये गोरे अल्पसंख्यक लोग थे, जो गोरे लोग थे जिनकी संख्या कम थी, और ये जो अश्वेत लोग जिनकी संख्या ज्यादा थी, बहुसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या ज्यादा होती है, अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम होती है, इन लोगों के बीच में आप देखते हैं कि टकराव था और यही संविधान बनाने में आप लोग देख रहे थे कि एक प्रकार का मतभेद दिख रहा था। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी का आपको चित्र दिख रहा है दोस्तों, है ना, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी, है ना, आपको दिख रहे हैं दोस्तों। अब वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू जी हैं जी। सवाल है दोस्तों कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान आपको नहीं दिखता। शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार, या फिर आप देखते हैं कि देश का नाम। तो लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान आपको नहीं दिखता। आपको शासन प्रमुख का नाम नहीं दिखता, है ना। आप देखते हैं कि भारत के अंतर्गत जो भारत का संविधान है उसमें किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा थोड़ी किया गया है कि हम राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान को शुरू कर रहे हैं या फिर मैं द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति भारत के संविधान को शुरू कर रही हूं, ऐसा नहीं होता। तो लोकतांत्रिक संविधान में यह बात हमें नहीं दिखती है कि शासन प्रमुख का नाम वहां पर होता है ना। तो सब लोगों देश का नाम होगा, विधायिका के अधिकार जो संसद होता है उसके काम होंगे, लोगों को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे वो सभी होता है, लेकिन शासक प्रमुख का नाम आपको नहीं दिखता है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, हर एक में कुछ गलतियां हैं, उनको पहचानें और उस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। पहला है कि आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि क्या ये जो बात है क्या ये सही है या फिर ये गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जब हमें आजादी प्राप्त हो गई थी तो देश लोकतांत्रिक होगा, इस विषय पर आप सभी देखते हैं कि देश के अंतर्गत सभी नेता एक मत थे, है ना। ऐसा थोड़ी था, हमने ये सोचा हुआ था कि बस हमें आजादी मिल जाए, आजादी मिलने के बाद दोबारा से भारत के अंदर राजाओं का शासन आ जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत थी। हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि देश लोकतांत्रिक होगा। सिर्फ यही हमारे देश के अंतर्गत क्या था कि आजादी के बाद हम लोग अपने देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाएंगे। ये एक थोड़ी सी गलती थी, उसको हमने सही किया। अगला है कि भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। नहीं, हम सभी को पता है कि संविधान सभा में 299 सदस्य शामिल थे। अब ये जो संविधान सभा के 299 सदस्य थे, ये हर एक बात पर आप लोग देखते हैं कि सहमत नहीं थे। कुछ लोगों का विचार था कि कुछ और अच्छे नियमों को लाना चाहिए, किसी और देशों के हमें संविधानों को शामिल करना चाहिए। अब आपकी क्लास के अंतर्गत भी अगर आप लोग देखें कि आपके जो साथी लोग होंगे, क्या हर एक व्यक्ति एक सेम प्रकार से सोचता है। आपके परिवार के अंतर्गत जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, क्या वो सभी एक प्रकार से सोचते हैं? नहीं। ऐसे ही जब देश के संविधान को निर्मित करने की जो हमारी संविधान सभा रही थी, इसके अंतर्गत जो शामिल लोग थे, आपको दिखता है कि वो हर एक प्रकार की सोच नहीं रख रहे थे। उनका उद्देश्य यही था कि देश के लिए सबसे बेहतरीन संविधान बनाए, लेकिन हर व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से इसको निर्मित करने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न सदस्यों के बीच में आप लोग देखते हैं कि कहीं कहीं बातों पर मतभेद भी होता हुआ हमें दिखता था, लेकिन सब वास्तविकता में आखिर में देश के उद्देश्य के, देश के संविधान को निर्मित करने के लिए काम कर रहे थे। जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था होगी। क्या यह बात बिल्कुल सही है? देखिए, ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये कभी भी गारंटी नहीं होती कि जहां पर हमें संविधान दिखता है तो वो देश, वहां पर हमें लोकतांत्रिक शासन वाला देश दिखेगा। दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर संविधान तो है, लेकिन आपको वो कैसे दिखते हैं? वो आपको अलोकतांत्रिक दिखते हैं। जैसे आप चाइना के एग्जाम्पल को देख लीजिए। लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत लोगों के पास बहुत सारे पार्टियां होती हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, लोग उनमें से किसी को भी चुनते हैं। लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है और चाइना एक अलोकतांत्रिक देश है, लेकिन संविधान तो वहां पर है। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ऐसा कोई देश है जहां पर संविधान हो, लेकिन वहां पर जो शासन व्यवस्था हो वो लोकतांत्रिक ना हो बल्कि अलोकतांत्रिक हो, जैसे चीन के संदर्भ में हमने देखी। अगला सवाल है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
है ना? क्या ये बात सही है? देखिए, जो हमारा संविधान बना है, आप देखते हैं कि साल 1950 में बनकर चालू हो गया, लागू हो गया। अब हम लोग साल 2023 में बैठे हुए हैं भैया जी। उस समय के हिसाब से वर्तमान समय में बहुत सारी चीजों में आप देखते हैं कि परिवर्तन आया, लोगों की जिंदगियां बदली हैं, दुनिया बदल गई है पूरे तौर पर। तो क्या कानून जिस तरीके से निर्मित किए गए थे वही कानून होते हैं? नहीं। हम सभी को पता है कि जो हमारे संविधान है उसके अंतर्गत आप देखते हैं कि समय की जरूरत के हिसाब से उनमें संशोधन या फिर बदलाव करने की भी बात की गई है कि उनमें बदलाव लाया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से कानून में बदलाव किया जा सकता है या फिर संशोधन किया जा सकता है। पत्थर की लकीर नहीं है कि जो लिख दिया वही रहेगा। जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से बदलाव होता है, संशोधन होता है। अब यहां पर हमारे सामने एक प्रकार की टेबल दी गई है दोस्तों, और हमसे कहा गया है कि संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका से आपको मेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहला है मोतीलाल नेहरू जी। भैया जी, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था? आप सभी को पता है कि इन्होंने साल 1928 में भारत के संविधान को निर्मित किया था, जिसमें 8 लोग इनके साथ शामिल हुआ करते थे। दूसरा है दोस्तों हमारा, आप देख पा रहे हैं, है ना, आप देखते हैं कि दूसरा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और हमारे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं वो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी कि वो जो 299 लोग थे उनके हेड हमारे अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने मुख्य तौर पर उन सभी लोगों को साथ लेकर अलग अलग संविधानों को पढ़ा और उसके बाद फिर देश के संविधान का ड्राफ्ट या फिर उसके डिजाइन को बनाया। अगला है राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों आपको दिख रहा है, तीसरे हैं, है ना। राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी को पूरे संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। प्रारूप समिति का मतलब था कि वो संविधान को लिखेंगे, तैयार करेंगे, वो अम्बेडकर जी ने किया। 299 लोग जिसमें अम्बेडकर जी भी शामिल थे, उनके जो हेड बनाया गया था वो हम देखते हैं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि सरोजनी नायडू, ये कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू उन 299 लोगों में से एक थी जिनको संविधान सभा में शामिल थी। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बनता है, ये हमारा बिल्कुल सही मिलान बनता है। अगला सवाल है दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू के नित के साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो यहां पर आप देखते हैं कि नेहरू जी का एक प्रकार से एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू को पढ़ते हुए आपको इनके आंसर्स को देना है। नेहरू जी ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आसान करने का नहीं होगा? नेहरू जी का एक इंटरव्यू था, उससे एक वाक्य आपके सामने रखा गया है। इससे इसका आप क्या अर्थ निकालते हैं? देखिए, आजादी की जो लड़ाई हमें मिली थी उस दौरान जो देश के नेता लोग थे उन्होंने भविष्य निर्माण करने के कई वादे किए थे कि हम अपने देश को बहुत बेहतर बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, देश से गरीबी को खत्म करेंगे। और इन सभी वादों को पूरा करने के लिए आपको अथम परिश्रम, कि सिर्फ बातें कर देने से देश बेहतर नहीं होगा, सिर्फ बातें कर देने से देश से गरीबी नहीं जाएगी, देश के लोग अच्छा नहीं करेंगे, देश के लोग विकसित नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। और ये वही लोग कर सकते थे जब, और ये परिश्रम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करेगा कि सिर्फ देश के नेता लोग करें, देश की जनता आराम से बैठी है, ऐसा नहीं। देश का हर एक व्यक्ति देश के विकास के लिए बढ़ चढ़कर अपना परिश्रम करेगा, बहुत मेहनत करेगा, तभी आप देखते थे कि भारत का भविष्य बेहतर होगा। और इसलिए ये नेहरू जी का कथन कि भारत का जो भविष्य है वो सुस्ताने वाला और आराम करने वाला नहीं होगा, कि आजादी मिल गई चलो भैया रिलैक्स करेंगे, ऐसा नहीं। आजादी मिलने के बाद तो और बड़ी मेहनत आप देखते हैं कि भारत के इन नेताओं के द्वारा की गई थी ताकि भारत एक मजबूत देश बन पाए। और ये जो आज मजबूत देश बन पाया वो इन्हीं नेता लोगों के अथक प्रयास, अथक बलिदान की वजह से हुआ है दोस्तों। अगला सवाल है कि नए भारत के सामने किस तरह विश्व से जुड़े हैं, है ना। ये भी आप देखते हैं कि कोई भी जो देश है वर्तमान परिवेश में हम लोग देखें कि दुनिया से अलग थलग नहीं रहा है। आज किसी भी देश में घटने वाली जो घटना होती है वो पूरी दुनिया पर आप देखते हैं कि असर डाल देती है, और दुनिया में होने वाली हर घटना का हमारे देश पर भी असर पड़ता है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया का जो हर एक भाग है वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़ गया है। और आप देखते हैं कि अगर भारत को अपने सपने पूरे करने, भारत को अगर दुनिया की सर्वशक्तिशाली देशों की श्रृंखला में आना है तो हमें दुनिया के हर एक देश के साथ व्यापार करने होंगे, अच्छे संबंध बनाने होंगे। ठीक है, वहीं आप देखते हैं कि वह संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। एक और बात की गई है कि जो हमारे नेहरू जी थे वो संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। वो संविधान निर्माता जो थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे 299, उनसे ये चाहते थे कि वो भारत की सेवा करने की शपथ लें, कि भाई जो भी संविधान हम लोग बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जो भारत की सेवा को ध्यान रखेगा, है ना, भारत को समृद्ध से समृद्ध देश बनाएगा। अगला है कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। वो इस बयान में किसका जिक्र कर रहे थे? नेहरू जी ने जब अपना इंटरव्यू दिया था तो उसके अंदर इस लाइन को प्रेजेंट किया था कि हमारी पीढ़ी के, हमारे जनरेशन के सबसे महान व्यक्ति की कामना
है कि वो हर आंख से आंसू को पोंछे और भारत को एक मजबूत देश बनाए। ये वाक्य उन्होंने महात्मा गांधी जी के लिए प्रयोग में लाए थे, जो भारत के राष्ट्रपिता के तौर पर पुकारे जाते हैं। अगला सवाल है कि हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य हैं और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है और इनकी क्वालिटीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों संप्रभु, या भी आप देखते हैं कि प्रभु संपन्न, इसका मतलब क्या होता है। और आप सभी को पता है कि मुख्य तौर पर फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो फैसले लेने का हमारा अधिकार है वो देश के लोगों के पास है, देश के ऊपर कोई बाहरी शासन वाली व्यवस्था नहीं है। भारत एक आजाद देश है, ये हमारा आंसर बना। अगला देखते हैं दोस्तों कि गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? गणतंत्र का मतलब अगर हम लोग देखें कि जो हमारे देश का शासन करने वाला प्रमुख होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो चुनकर आया है, वो किसी राज परिवार से नहीं है। तो देश का राष्ट्रपति आपको दिखता है किसी एक राज परिवार से नहीं आया है, बल्कि देश की जनता के द्वारा चुनकर भेजा गया है। बंधुत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? बंधुत्व का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर जो लोग होंगे वो एक दूसरे से आपस में प्रेम कर रहेंगे, भाईचारे की भावना से रहेंगे। धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि देश की सरकार क्या करेगी, सभी कानूनों, सभी धर्मों का सम्मान मानेगी और सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ाने की काम करेगी और किसी भी धर्म को देश का धर्म नहीं माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले नेपाल से आपके कुछ मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको एक पत्र लिखा। वहां अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थीं। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा मौजूदा संविधान में संशोधन करके चुने गए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अन्य पार्टियां तथा नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही है। इस विषय में आपकी राय क्या होगी? मान लीजिए कि आपका एक दोस्त है और वो असली कहानी दोस्तों ऐसी नेपाल के अंतर्गत हुई थी कि वहां पर राजा भी हुआ करता था और वहां पर लोकतंत्र भी था। तो राजा ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया था और उसी बात को लेकर आप लोग देखते हैं कि लोगों ने कहा था कि राजा के शासन को खत्म कर संविधान बनेगा और संविधान के अंतर्गत लोग शामिल होते हैं और वो एक नई संविधान सभा को बनाने की बात करते हैं। अब आप अपने दोस्त को क्या क्या आइडियाज दे सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। देखिए, विचारों में तो मतभेद होंगे, ये तो हमें दिखता है। हमारे संविधान सभा में भी मतभेद था, 299 लोग जो थे वो अलग अलग विचारधारा को अपने साथ रखा करते थे। अच्छा, नेपाल की राजनीतिक पार्टियों में भी आप देखते हैं कि इस प्रकार के मतभेद होने जरूरी हैं। जो नेपाल की अलग अलग पार्टीज हैं जो अपने राजा के खिलाफ लड़ रही हैं, तो उनमें भी आपस में मतभेद हो सकता है। तो सभी पार्टियों को चाहिए कि भाई वो पहले वो एक बैठक कर लें और हर एक प्रकार से जो उनका कंफ्यूजन हो, डाउट हो, उसको क्लियर कर लें और उसके बाद फिर वो लोग क्या करें, फिर वो देश के संविधान को निर्मित करने की तैयारी करें। इसके बाद डिस्कशन करने के बाद, कंफ्यूजन को क्लियर करने के बाद जो संविधान बनेगा वो उपयुक्त में सबसे बेहतरीन होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। पहला है ऑप्शन ए, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, संविधान के जो नियम होते हैं दोस्तों वो अन्य कानूनों से ऊपर होते हैं, क्योंकि अन्य कानूनों को संविधान के द्वारा परिभाषित किया गया है। लेकिन आप देखते हैं कि कोई नया कानून संविधान के मूल प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे खारिज किया जा सकता है। कि भारत के संविधान में जो आप देखते हैं, जो कानून निर्मित किए गए हैं, जो बना दिए गए हैं, वो तो हमेशा से श्रेष्ठ रहेंगे। बाद में अगर कोई कानून बनता है तो उसको वो श्रेष्ठता या फिर उतनी महत्वपूर्णता नहीं मिलेगी। अगला है कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का गठन किया गया है। भारत का संविधान बताता है कि भारत में हमने सरकार को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के तौर पर। जी हां, ये बिल्कुल सत्य बात है, हम इस बात से पूरे तौर पर आपको सहमत दिखते हैं। अगला है कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख किया गया है कि नागरिकों की क्या क्या शक्तियां होंगी, नागरिकों के क्या क्या अधिकार हैं और नेता लोगों की क्या क्या शक्तियां होंगी। सत्ता का मतलब देश को चलाने की जो उनकी पावर है, उनको कहां तक हम रोक सकते हैं। क्या संविधान में यह लिखा है? जी हां, पूरे तौर पर नागरिकों के अधिकारों के बारे में संविधान में बताया गया है और उसी के साथ साथ नेता लोगों की कितनी शक्तियां हैं उसको बताया गया है। हमारे संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्यों से कुछ लेना देना नहीं है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात पूरे तौर पर गलत है। संविधान ये बताता है कि देश के अंदर किस तरीके से शासन करना है, उसी के साथ साथ भारत के अंतर्गत मूल्य होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग एक अच्छा व्यक्तित्व ना बनाएं अपने नागरिकों को, हमें अपने देश के अंदर लोगों में प्रेम की भावना को रखना है, सबको साथ लेके चलना है। तो भारत का संविधान भारत को एक मजबूत शासन वाला देश तो बनाता ही है, मगर उसके साथ साथ भारत के अंतर्गत लोगों के अंदर अच्छे मूल्य, अच्छे आप देखते हैं कि आदर्शों को भी रखता है। ठीक है, अब यहां से दोस्तों हम लोग आप सभी के समझ जो आपके एक एक कर क्विज के क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक बिंदु को समझाते चलेंगे।
सबसे पहला है कि भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्न में से इसमें से किस में दिखते हैं। भारत के जो, अगर हम लोग संविधान को समझना चाहते हैं, अगर आप संविधान को समझना चाहते हैं, बहुत मोटा संविधान है, तो संविधान को समझने के लिए सबसे आसान है कि दोस्तों आप उसकी उद्देशिका को या फिर उसकी प्रस्तावना को पढ़िए, जो आपको पूरे संविधान का सार दे देगी, जो आप समझ पाएंगे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को आपको बिल्कुल सही क्रम के हिसाब से लगाना है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों कि जो हमारे संविधान की उद्देशिका है उसमें कौन सबसे पहले आएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, प्रभुसत्तात्मक। चलिए इसको एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमें यहां पर दिख रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले आएगा प्रभुत्व संपन्न, फिर आएगा समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है जी, चलिए एक एक कर हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा आएगा प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हमारा समाजवादी, फिर आएगा हमारा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो पांचवा, उसके बाद पांचवा, पहला, और उसके बाद फिर दूसरा। हमारा ऑप्शन बी सही है दोस्तों। आप देखिए, सबसे पहले हमारा है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर आप देखते हैं कि गणराज्य है और लोकतांत्रिक देश है। आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के संविधान की आत्मा कहलाता है। इस ऑप्शन को आपको बताना है। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा भाग है जो भारत के संविधान की आत्मा कहलाता है। भारत के संविधान की जो आत्मा है दोस्तों, उसके संदर्भ में आपको आंसर प्रेजेंट करना है। आपको कमेंट में जल्दी से आंसर बताना है। मूल कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर उद्देशिका। ठीक है, इसका आंसर आप लोग प्रेजेंट कीजिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान निर्माण में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति का मतलब कि मुख्य तौर पर जो पूरी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, पूरे संविधान सभा को चला रहे थे, वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। हमारा जो प्यारा भारत का संविधान था वो कब बनकर तैयार हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। और दोस्तों एक और सवाल है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। हमारे भारत का संविधान आप देखते हैं कि 1946 में दिसंबर के महीने में बनना शुरू होता है और फिर साल 1949 में नवंबर के महीने में बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो बिल्कुल हमारा सही है। और यहां पर हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा संविधान निर्माण वाला चैप्टर रहा था उसकी पूरी रूपरेखा कंप्लीट की। भारत के संविधान में है क्या और भारत के अंतर्गत जो हमारे अलग अलग ऑफिसेस होते हैं और आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो चैप्टर से संबंधित हो उसको हमने देखा। आपके लिए हमने कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं जो आपको हमारी ऐप से मिल जाएंगे। ऐप में आपको डीपीपी का ऑप्शन होगा, वहां से आप लोग होमवर्क के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जिसके अंतर्गत हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ भारत का जो संविधान निर्माण है उसके पूरे के पूरे कहानी को समझा, किस तरीके से बना, क्या हुआ और पूरी रूपरेखा को आपके समक्ष रखा है। अब हम लोग आप सभी के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे मुलाकात और उसके अंतर्गत एक नया अध्याय आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप किस अध्याय को चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपके समक्ष रखें। जिस भी चैप्टर की होगी सबसे ज्यादा डिमांड उसी चैप्टर को हम लोग आप सभी के समक्ष जो क्लास 9 से संबंधित है उसे आपके साथ करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ये जो हमारा संविधान निर्माण वाला चैप्टर था ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपसे लेता हूं विदा। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।